हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी ने कब्र से निकाल कर रेप की बात कही थी। अब प्रदेश की दबंग महिलाओं को निवस्त्र कर पीट रहे हैं। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने महिला के घर में घुसकर कथित तौर पर मारपीट की और उसे बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया। और योगी आदित्यनाथ की नाकारा पुलिस ने उल्टा पीड़ित महिला और उसके पति पर ही मामला दर्ज कर दिया। खुद सर से पांव तक भगवा कपड़े में लिपटे सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर इस बात का एहसास होता कि किसी औरत का नग्न घुमाया जाना क्या होता है, तो शायद यूपी के यह हाल नहीं होते। कानून व्यवस्था को छोड़ जब राज्य के मुखिया का दिमाग जब अली बजरंग बली करने में मशगूल रहेगा, तो प्रदेश का यह हाल होना लाजमी है। बहरहाल भदोही के गोपीगंज इलाके में रहने वाली और बुनकर का काम करने वाली 32 साल की एक औरत बुनकरों के लिए बनने वाले शिल्पी कार्ड बनवाने गई थी। वहां लालचंद यादव नाम के एक आदमी ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला के विरोध करने पर लालचंद आग बबूला हो गया और विरोध का बदला लेने के लिए अपने साथियों राजबर, रिंकू और प्रदीप यादव के साथ महिला के घर घुस गया और उसे बेरहमी से पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों दरिंदों ने उस महिला को निवस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और पिटाई की। इस दौरान गांव के लोग तमाशाबीन बने रहे और बेशर्मी का परिचय देते हुए घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब महिला अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत की शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो पुलिस ने उसका मेडिकल कर मामला को रफा दफा करने की सोची। फिर जब बात नहीं बनी तो बजाय कार्रवाई के महिला को वापस घर भेज दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि मामले में मुख्य आरोपी लालचंद यादव को गिरफ्तार कर बाकियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित महिला और उसके पति पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में गोपीगंज थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। राज्यसभा में बोली मोदी सरकार, नजीब को पता लगाने के लिए एसआईटी गठन का नहीं है कोई प्रस्ताव। अक्टूबर 2016 से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद को ढूंढने के लिए क्या मोदी सरकार कोई विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाएगी? इसके जवाब में मोदी सरकार की ओर से जवाब आया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए ये बात कही है। गौरतलब है कि नजीब अहमद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी का छात्र था। साल 2016 के अक्टूबर महीने से एबीवीपी के कुछ छात्रों के साथ कथित लड़ाई के बाद से वो लापता है। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक नजीब का कोई पता नहीं लग सका है। बेटे की तलाश में मां फातिमा नफीस जगह जगह भटकती फिर रही हैं। नजीब के गायब होने के बाद जेएनयू, राजधानी दिल्ली समेत कई जगह प्रदर्शन हुए थे। जांच की मांग उठी तो मामला सीबीआई तक भी पहुंचा, लेकिन अफसोस है कि सीबीआई भी नजीब अहमद को ढूंढने में नाकामयाब रही। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दी थी और नजीब की मां ने जो मामले में याचिका दायर की थी उसको खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें केस की स्थिति रिपोर्ट जाननी है तो वे फडणवीस की पुलिस ने रैली के लिए मुंबई आए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को होटल में किया कैद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज यानी 28 दिसंबर को वर्ली पहुंचे हैं। चंद्रशेखर मुंबई मल्हार स्टेशन के पास मनाली होटल में ठहरे हैं और उस होटल को पुलिस ने घेर लिया है और होटल के गेट को लॉक कर दिया है। पुलिस चंद्रशेखर और उसके साथियों को होटल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। भीम आर्मी 29 दिसंबर को वर्ली के जाम्बोरी मैदान में एक जनसभा करने वाले थे और इस जनसभा को संबोधित करने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को निमंत्रण किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने ही चंद्रशेखर मुंबई आए थे। भीम आर्मी ने पहले ही इस रैली का ऐलान कर दिया था। रैली के बारे में पता चलते ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रैली कैंसिल करने का आदेश दिया। सीएम फडणवीस की इस प्रतिक्रिया पर चंद्रशेखर ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया। चंद्रशेखर अपनी बात रखते हुए रैली के एक दिन पहले 28 दिसंबर को मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए आए लोगों के साथ वाली अपनी फोटोज को भी ट्विटर पर शेयर किया।
होटल में पहुंचने के बाद पुलिस का जमावड़ा देख उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मनाली होटल में रुका हूं। मुझे कुछ मीडिया के साथियों से मिलने जाना है, पर ये डरपोक फडणवीस सरकार की पुलिस ने होटल के गेट को ही सील करवा दिया। मुझे और हमारी पूरी टीम को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इतना सब होने के कुछ देर बाद चंद्रशेखर आजाद का दूसरा ट्वीट आया और उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वैन बुला लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने पर तुले हैं। क्या देश में बोलने की भी आजादी नहीं बची है? इसके बाद मनुस्मृति का जिक्र करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, फडणवीस जी, ये आपकी पुलिस ने हमें होटल में कैद किया हुआ है, तो बता दीजिए किस कानून के अंतर्गत किया हुआ है। या देश की मनुस्मृति लागू कर दी है आपने, जिसमें दलितों को बोलने तक का हक नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, हम संविधान की रक्षा के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने दिन भर की गतिविधियों को ट्विटर के जरिए लोगों को शेयर किया। भीम आर्मी चीफ का समर्थन करने लेखक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल सामने आए। पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने चंद्रशेखर का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, सरकार नहीं चाहती ये सभा हो। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) सरकार द्वारा किया जा रहा उल्लंघन है। चंद्रशेखर देश के दलितों के नेता हैं। वे देश के दलितों की आवाज बनकर उभरे हैं। भीम आर्मी संगठन के बदौलत पश्चिम यूपी में तकरीबन 350 स्कूल हैं। बीजेपी विधायक का बयान, सुबोध ने खुद को मारी गोली, कुमार विश्वास बोले हमारी कत्ल का इल्जाम हम पर ही रख दो। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रशांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसी ने सुबोध कुमार पर गोली चलाई थी। प्रशांत नट के इकबाली जुर्म के बाद अब बीजेपी उसे बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने अपने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को किसी ने गोली नहीं मारी, बल्कि उन्होंने गोली खुद चलाई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भीड़ में गिर गए थे तो बचाव में उन्होंने अपने कंधे में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली उनके सर पर जा लगी। उसके कारण उनकी मौत हो गई। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को इसमें बेवजह फंसाया जा रहा है। हिंसा के दौरान सबके पास हथियार नहीं थे। इंस्पेक्टर को एक ही गोली लगी थी, जबकि प्रशांत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि सुबोध कुमार को उसने उन्हीं के रिवॉल्वर से गोली मारी। बीजेपी विधायक के इस बयान पर शायर डॉक्टर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। उन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी के एक शेर को ट्विटर पर कोट करते हुए लिखा, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारा कातिल, अब तो कत्ल का इल्जाम हम पर ही रख दो। बता दें कि सूबे की योगी सरकार पर पहले ही बुलंदशहर हिंसा के आरोपियों को बचाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अपना गुनाह कबूल कर चुके आरोपी के बचाव में दिया हुआ बीजेपी विधायक का ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किल 2002 दंगे के समय गुजरात के गृह मंत्री रहे गोवर्धन झाड़पिया को बीजेपी ने बनाया यूपी का प्रभारी। विश्व हिंदू परिषद से है गहरा नाता। गुजरात दंगों के समय राज्य के गृह मंत्री रहे गोवर्धन झाड़पिया को बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी का प्रभारी बनाया है। 2002 में गुजरात में कत्लेआम मचा हुआ था, तो दंगों में झाड़पिया की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। बीजेपी में आने से पहले गोवर्धन झाड़पिया 15 सालों से कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद में रहने के नाते गोवर्धन झाड़पिया और प्रवीण तोगड़िया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। गोवर्धन प्रवीण के बेहद करीबी लोगों में शुमार हैं। झाड़पिया के साथ ही नरोत्तम दास और दुष्यंत गौतम को भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 18 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। यूपी में बीजेपी ने पिछड़ी जाति से आने वाले गोवर्धन झाड़पिया, एससी समाज से आने वाले और सामान्य जाति से आने वाले नरोत्तम दास को पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। यानी बीजेपी की नजर हर जाति के वोट बैंक पे है। लेकिन यूपी के 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का ये दाव कितना कारगर साबित होता है, ये तो चुनाव का नतीजा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।